बच्चों पीछे के जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़े उनमें से हमने ये जाना, उनका अर्थ समझा, हमने पूरे लेसन को समझा और उससे हमें पूरे लेसन की स्टोरी पता चली। तो अब जैसे ही हम लोगों ने लेसन पढ़ लिया, उसकी मीनिंग हमने समझ ली और हर एक प्रत्येक शब्द की मीनिंग मैंने आपको बताई है। तो उसमें आपको ये नहीं है कि किसी शब्द की अगर मीनिंग नहीं आ रही है या फिर, तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं या फिर दोबारा। और देखिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें से आपको पीडीएफ मिल जाती है और पीडीएफ अगर मिल जाएगी आपको तो उसमें से मीनिंग आपको साफ साफ बिल्कुल जो टाइप होके जाती है वहाँ पे, वो पीडीएफ आपके लिए पड़ी रहती है। ठीक है, उसको टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। और चैप्टर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसे दोबारा से पढ़ के और उसको समझ सकते हैं अच्छे से। क्योंकि देखिए अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया तो आप फिर उसके क्वेश्चन आंसर और आप उसका रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप आराम से कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको एग्ज़ाम में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया। और अगर आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टोरी कहाँ पे बताई जा रही है या फिर राइटर क्या कहना चाहता है, ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपको चैप्टर को सबसे ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए मैं चैप्टर आपको धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। 3 से 4 दिनों में मैं चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, धीरे धीरे से आपको समझाता हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपका जो चैप्टर है वो भी आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर 50 मिनट या फिर 1 घंटे का वीडियो होगा तो आपको बोरिंग लगेगा, वीडियो बहुत आप बोर होने लगेंगे। इस वजह से आधे घंटे 30 मिनट के वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी प्रोज हम लोगों ने शुरू करी, लेकिन प्रोज के जैसे ही ये वाला चैप्टर, एक पहला चैप्टर जो हो जाएगा उसके बाद हम आपको पोएट्री पढ़ाएंगे। तो प्रोज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसका चैप्टर 1 इसका क्या है, अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट का आज ये पार्ट 4 है। और पार्ट 4 होने का ये मतलब कि देखिए पार्ट 3 तक तो आपके जो पैराग्राफ थे वो ख़त्म हो गए, सभी अर्थ बता दिया मैंने, स्टोरी सारी समझ में आ गई। उसके बाद जो आज आपको बताया जाएगा वो आज आपका क्या बताया जाएगा, वो बताया जाएगा आपको रेफरेंस, कॉन्टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। जो आपका रेफरेंस आता है, कॉन्टेस्ट आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और देखिए सबसे पहले रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रेफरेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो क्या याद करना है, तो वो आपको याद होगा। देखिए आपको लेसन के नेम और राइटर्स नेम, ठीक है, आपको लेसन के नाम और राइटर के नाम वो आपको याद जरूर करने। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो आप रेफरेंस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको चैप्टर में यही समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर लिया किससे गया है। अगर आपको ये समझ में आ भी गया कि नहीं ये अ गर्ल विद द बास्केट से लिया गया है चैप्टर, ये पैराग्राफ, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके राइटर कौन। अगर आपको राइटर याद नहीं है तो आप कहाँ से लिख लोगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि राइटर, देखिए आपके यही 5 लेसन है, आप 5 इसमें तो 5 लेसन के नाम हो गए और 5 राइटर के नाम हो गए। तो उनको याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको याद नहीं हो रहे हैं तो आप सिर्फ एक बार इसको अपनी कॉपी पे लिख लिया करिए, भले ही आप देख के लिखें, लेकिन एक बार इसको लिख लिया करिए, लेसन के नाम और राइटर के नाम आप आराम से कॉपी पे लिख लिया करिए। अगर आपको देख के लिखना है तो आप देख के लिख लीजिए, या फिर बिना देखे लिखना है तो बिना देखे लिख लीजिए। लेकिन डेली आप एक बार इनको ज़रूर लिख लिया करिए, फिर देखना आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑटोमेटिक आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। जब कोई आपसे पूछेगा कि ये इस लेसन के राइटर कौन है तो आपको अपने आप वो याद होगा, आपको रटा हुआ होगा कि यहाँ अ गर्ल विद अ बास्केट के विलियम सी डगलस हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई चैप्टर के जो स्टार्टिंग है उसके बारे में। तो आप लोग इसको लिखिए और लिखने के बाद आप कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ सर मैंने लिखा था और मुझे याद हो गया। जिसको याद हो जाए वो मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताए कि नहीं सर मैंने लिखा और मुझे याद हो गया था। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस लिखना, कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं। देखिए रेफरेंस एक चैप्टर में सिर्फ एक ही होता है। आपके पैराग्राफ 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, लेकिन आपका जो रेफरेंस होगा वो सिर्फ एक होता है रेफरेंस। और वही रेफरेंस सभी पैराग्राफ में लिखा जाता है, सिर्फ कॉन्टेस्ट थोड़ा सा बदला जाता है, कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा चेंज किया जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन जो पैराग्राफ होता है उसी पैराग्राफ के हिसाब से, या फिर जिस तरीके से वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो पैराग्राफ दिया गया है उसी के तरीके से एक्सप्लेनेशन उसका कर दिया जाता है। तो इसमें रेफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका रेफरेंस सही है तो फिर आपका एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेस्ट में उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आपका रेफरेंस गलत है तो फिर आपको जो 5 में 5 नंबर या 4 नंबर आपको मिलने थे वो आपको सिर्फ 1 या 2 नंबर दे देगा, या फिर वो भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपका रेफरेंस सही है तो आपको 5 में से 4 या 4.5 नंबर मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, और राइटिंग को भी आप अच्छी करिए, आपकी चाहे हिंदी में राइटिंग हो या फिर इंग्लिश में राइटिंग हो,
आप राइटिंग कुछ ज़रूर अच्छी करिए। अगर किसी की राइटिंग नहीं अच्छी तो वो कमेंट करके मुझे बताया कि नहीं सर मेरी राइटिंग बनती नहीं, मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ, बहुत मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन राइटिंग नहीं बनती है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि राइटिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन राइटिंग को आप सुधारिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सुधार सकते हैं उसको राइटिंग को अवश्य सुधारिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें से। देखिए सबसे पहले अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको किसने लिखा, विलियम सी डगलस या W.C. डगलस। उसके बाद आपका आता है जो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका दिया गया है वो है आपका कि दे वर पुअर पीपल दे फेल, दे वर पुअर पीपल दे फेल। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कौन सा पैराग्राफ है और कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपका है कि दे वर पुअर, ठीक है, दे वर पुअर पीपल, दे वर पुअर पीपल, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। अब इसका मैं अर्थ भी आपको बताता जाऊंगा। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, इसका देखिए इसका अर्थ क्या है कि वे रवाना होते समय पूरी तरह से निर्धन थे। क्या थे पूरी तरह से, वो पूरी तरह से निर्धन थे, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आता है कि दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, ठीक है। बिलोंगिंग्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बिलोंगिंग्स का जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था अर्थ। बिलोंगिंग्स क्या अर्थ होता है, बिलोंगिंग्स का आपका अर्थ होता है सामान, ठीक है। बिलोंगिंग्स का अर्थ क्या होता है आपका, बिलोंगिंग्स का आपका अर्थ होता है सामान, जो उनके साथ सामान था या फिर जो बिलोंगिंग्स, कुल मिलाकर आप यही मतलब समझिए कि बिलोंगिंग्स वैसे तो देखिए बिलोंग्स या फिर संबंधित होना, तो वो उनका यहाँ पर जो बिलोंगिंग्स का यूज किया गया है वो सामान के लिए यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि देखिए उसके बाद मैं अर्थ बता देता हूँ आपको कि वे रवाना होते समय पूरी तरह से निर्धन थे, ठीक है, देवर पुअर पीपल, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने अपनी लंबी कठिन यात्रा आरंभ की तो वे और भी गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ वे ला सकते थे वह केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ सामान था। उसके बाद आगे सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी वो मतलब फूड रहित हो गए, फिर उनके पास भोजन नहीं बचा। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। इसका अर्थ है कि शीघ्र ही उनकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई। यात्रा आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात भूखमरी के कारण वे लोग सड़कों के किनारे गिरकर मरने लगे। ये तो इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया जो पैराग्राफ आपको दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो रेफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें आपको पैराग्राफ दे दिया गया, उसके बाद इसमें से आपको रेफरेंस लिखना होता है या फिर जो आपको कॉन्टेस्ट लिखना है वो कॉन्टेस्ट लिखना होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस की कि रेफरेंस आपका कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए रेफरेंस आपका लिखा जाएगा कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया होता है या फिर जिस चैप्टर से आपका ये पैराग्राफ लिया गया होता है, तो इसमें आप दो चीज़ें लिख सकते हैं। या तो इसमें आप दीज लाइन्स लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप इसमें दीज लाइन्स लिख दीजिए कि नहीं सर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन का नाम उसके बाद आगे मैं आपको भी लिख के बताऊंगा कैसे, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए अगर आपने दीज लाइन्स लिखी है तो आपको यहाँ पर हैव लगाना है, लेकिन अगर आपने दिस पैसेज लिखा है, ठीक है, अगर आपने दिस पैसेज यहाँ पर लिखा है तो आपको हैज लगाना है कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन, या तो फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें कि दिस पैसेज, अगर आपने दिस पैसेज लिखा है तो उसमें आपको हैज लगाना है, और अगर आपने लाइन्स लिखी है तो उसमें आपको हैव लगाना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे कि आपका रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा आपका रेफरेंस, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर आप दीज लाइन से लिख रहे हैं इसमें से तो आपको हैव लगाना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर दिस पैसेज लिख रहे हैं तो आपको हैज लगाना है। अब ये आपका आता है रेफरेंस। रेफरेंस आपका क्या है, देखिए रेफरेंस है आपका कि दीज लाइन्स, देखिए मैंने कहा अगर दीज लाइन से लिखा है तो फिर आपको हैव लगाना है, अगर यहाँ पर आपका दिस पैसेज लिखा है तो आपको हैज लगाना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। उसके बाद देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा, बिल्कुल जिस तरह से ये रेफरेंस आपका लिखा हुआ है आपको इसी तरह से रेफरेंस इसमें लिखना है, ठीक है। आपको ये रेफरेंस सिर्फ एक बार याद कर लेना है और यहाँ पर आपको लेसन का नाम और यहाँ पर राइटर का नाम बदलते जाना है, और ये आपके सभी पूरे लेसन जो आपके 5 लेसन है उनका ये रेफरेंस पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक देखिए आपको सिर्फ एक रेफरेंस याद करना है और आपके
एग्जाम के लिए पूरा रेफरेंस, सभी लेसन का रेफरेंस आपको याद हो जाएगा, सिर्फ आपको चैप्टर के नेम और राइटर के नेम बदलने हैं। ठीक है, आपको लेसन के नेम और राइटर के नेम बदलने हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राइटर और लेसन के नेम आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाई विलियम सी डगलस। विलियम की स्पेलिंग भी आपको बिल्कुल सही रखनी है, विलियम सी डगलस। ठीक है, उसका देखिए थोड़ी सी एक लाइन में बस जो राइटर उसको डिस्क्राइब कर देना है कि W.C. डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. W.C. Douglas was a judge of the Supreme Court of America. ठीक है, ये आपका रेफरेंस हो गया। अब रेफरेंस से आपका ये जो रेफरेंस हुआ आपने यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया। इनको आप क्या करेंगे कि इनको जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इसको आपका जो स्केच पेन होता है उससे आप इसे अंडरलाइन कर देंगे, विलियम सी डगलस और अ गर्ल विद अ बास्केट को। ठीक है, उससे आप इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करे उसको सामने से ये दिखे कि नहीं हाँ क्या नाम लिखा हुआ है और राइटर का क्या नाम लिखा हुआ है, जिससे उसको ये समझने में आसानी रहे कि आपने क्या लिखा है फिर। ठीक है, अगर आप देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपका रेफरेंस सही है तो कॉन्टेस्ट आपका थोड़ा अगर गलत क्या आप उसमें अगर देखिए कुछ भी आप वहाँ पर आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है तो आपको चैप्टर से या फिर आपको लेसन से रिलेटेड लिखना है उसमें। लेकिन अगर आपका रेफरेंस सही है तो आपको 90% आपके चांस होते हैं कि आपको 5 में से 3 या 4 नंबर मिलने के। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेफरेंस गलत है तो फिर आपको हो सकता है 1 नंबर मिले या फिर 0 नंबर मिले या फिर, ठीक है, तो वो आपके ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ रेफरेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट देखिए इसमें क्या होगा, कॉन्टेस्ट होगा आपका इन द एबव लाइन्स। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये आपका रेफरेंस होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कि इन द एबव लाइन्स, इन द एबव लाइन्स यानी ऊपर दी गई लाइनें, लाइनों में क्या, राइटर टेल्स अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपुल दे वर टॉलरेटिंग ऑन द वे। अब आपको पैराग्राफ जब वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा तो आपको पैराग्राफ में पढ़ के ये समझ जाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चैप्टर को समझिए। अगर आप चैप्टर को नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पैराग्राफ में क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा और चैप्टर की हिंदी आपको पता है और आपको स्टोरी उसकी पता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। बाकी मीनिंग तो मैं आपको बता ही देता हूँ सारी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट क्या लिखना है कि इन द एबव लाइन्स राइटर टेल्स अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपुल दे वर टॉलरेटिंग ऑन द वे। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेस्ट देना है, जिसको हिंदी में प्रसंग कहते हैं। ठीक है, आप लिखते हो ना हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या, वही है ये संदर्भ रेफरेंस, कॉन्टेस्ट प्रसंग और एक्सप्लेनेशन व्याख्या। तो इन द एबव लाइन्स राइटर टेल्स अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपुल दे वर टॉलरेटिंग ऑन द वे। इन द एबव लाइन्स यानी ऊपर की दी गई लाइनों में राइटर आपको क्या बताता है, राइटर बताता है क्रिटिकल कंडीशन के बारे में, जो रिफ्यूजी शरणार्थी पीपुल है उनकी क्रिटिकल कंडीशन के बारे में आपको बताता है। दे वर टॉलरेटिंग ऑन द वे, जो उन्होंने रास्ते में सहन की। ठीक है, इतना आपको ये 2 लाइन आपको कॉन्टेस्ट लिख देना है। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन आपको पैराग्राफ से मिलता जुलता उसी से रिलेटेड आपको लिखना है कि इसमें से क्या दिया है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि इन द एबव लाइन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको शुरू कर सकते हैं कि इन दिस पैसेज क्या लिखेंगे आपकी, इन दिस पैसेज द author is telling about the miseries of refugee children and their parents। मैंने आपको अर्थ जब समझाया था तो मैंने ये जो पैराग्राफ है आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसमें, तो उसी का अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कहना चाहता है यहाँ पर जो राइटर है वो क्या बता रहा है। ठीक है, उसी का अर्थ मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो इन दिस पैसेज द ऑथर इज टेलिंग अबाउट द माइजरीज ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। तो इस पैसेज में लेखक शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता के दुखों के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, दुखों के बारे में बता रहा है। अबाउट द माइजरीज ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। इस पैसेज में जो लेखक है वो क्या कह रहा है, वो शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता के दुखों के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि मीनिंग कौन सी, मीनिंग मैं आपको सभी बता चुका हूँ, जैसे माइजरीज। ठीक है, तो अबाउट द माइजरीज यानी दुखों के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। मीनिंग आप समझते जाइए क्योंकि मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस चीज़ की क्या मीनिंग होगी, किस शब्द की क्या मीनिंग होगी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा और इसका अर्थ भी आपको समझाता चलूँगा ताकि आपको
एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मैं एक चैप्टर के मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट जो 4 से 5 एक्सप्लेनेशन होंगे वो करवाऊंगा, और उसके बाद अगर दें आपको क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो 30 वर्ड, और उसके बाद हाँ जो 30 वर्ड या फिर जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप भी करना बताऊंगा, लॉन्ग टाइप आपको कैसे करने हैं। उसके बाद जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं उनको मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एक एक क्वेश्चन में आपका बुक करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, देखो in this passage the author is telling about the miseries of refugee children and their parents। मैंने इसका अर्थ आपको क्या बताया कि इस पैसेज में लेखक शरणार्थी बच्चों और उनके माता पिता के दुखों के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है कि इट इज अबाउट द टाइम व्हेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड। यह उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा की गई, या उस समय की बात है। इट इज अबाउट द टाइम व्हेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड, या उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा की गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि आफ्टर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर होमलेस। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हजारों लोग बेघर हो गए, होमलेस हो गए। होमलेस मीन्स क्या? बेघर हो गए, ठीक है। बात समझ में आई? भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हजारों लोग बेघर हो गए। उसके बाद आगे आते हैं ड्यू टू द फियर ऑफ एक्सट्रीमिज्म मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। ड्यू टू द फियर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये मीनिंग बहुत आपको कठिन दे दी गई, पता नहीं क्या मीनिंग, ठीक। तो इसका मतलब होता है आपका अतिवाद या उग्रवाद, अतिवाद या उग्रवाद, ठीक है। ड्यू टू द फियर ऑफ एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद या उग्रवाद। तो उग्रवाद के डर के कारण कई लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, क्योंकि उनको लगा कि यार पाकिस्तान में शायद उग्रवाद ना हो जाए, या फिर उनको लगा होगा कि बहुत सारी कठिनाई यहाँ पर हमको पाकिस्तान में मिलेंगी और भारत में हम सुरक्षित रहेंगे, इस वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हियर दे हैड टू मेड एन आर्डस जर्नी। हियर दे हैड टू मेड एन आर्डस जर्नी। आर्डस मीन्स क्या होता है? कठिन, ठीक है। यहां उन्हें एक कठिन यात्रा करनी पड़ी। आर्डस मीन्स कठिन, यहां उन्हें कठिन यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दे वर वेरी पुअर। वह बहुत गरीब थे, ठीक है। दे वर वेरी पुअर, वह या वे सब बहुत गरीब थे, ठीक है। दे वर जस्ट एबल टू कैरी सम फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। अभी मैंने आपको बिलोंगिंग्स का अभी अर्थ बताया था मैंने कि दे हैड टू मेड एन ऑर्डर जर्नी, दे वर वेरी पुअर, दे वर जस्ट एबल टू कैरी सम फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। अभी इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। अभी मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई थी बिलोंगिंग्स की, कि बिलोंगिंग्स की मीनिंग क्या होती है? वो होती सामान। अब इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि वे सिर्फ, देखिए हियर दे हैड टू मेड, ये हो गया आपका दे वर, यहाँ से शुरू करते हैं। दे वर जस्ट एबल टू कैरी सम फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। वे सिर्फ कुछ भोजन और कुछ सामान ले जाने में सक्षम थे, ठीक है। जस्ट एबल टू कैरी सम फूड, कैरी मीन्स ले जाना, कैरी सम फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। वो सिर्फ कुछ भोजन और कुछ सामान ले जाने में सक्षम थे, ठीक है। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग क्या होता है? लंबे समय तक नहीं चलता है। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। इसका क्या होता है? खाना ज़्यादा दिन तक नहीं चला। द फूड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग में ज़्यादा दिन तक खाना नहीं चला। आफ्टर फ्यू डेज दे हैड वीकनेस, वो वीकनेस फील करने लगे। भाई अगर कोई खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस नहीं आ जाएगी उसके। तो दे हैड वीकनेस एंड दे स्टार्व्ड, they started falling down due to it and died there too. Due to it and died there too. Weakness and they started falling down due to it and died there too. ठीक है। उनमें कमजोरी आ गई, खाना ज़्यादा दिन तक नहीं चला, कुछ दिनों बाद उनमें कमजोरी आ गई और वे भूखे रह गए। तो इसके कारण क्या होगा? भूखे, उसके नतीजे क्या निकले कि वे इसके कारण नीचे गिरने लगे और उनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये आपको पूरा पैराग्राफ ये समझ में आया कि आपको कैसे लिखना है, आपको रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब हम चलते हैं आपके अगले पैसेज में कि आपका अगला पैसेज क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपके अगले पैसेज में चलते हैं। तो आपका अगला पैसेज दिया गया है द मोस्ट डिलीजेंट रिंग एनी हर्ट। द मोस्ट डिलीजेंट रिंग एनी हर्ट। मैं यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ जो है उसे मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ आपको। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर
was a beautiful girl of 9 right in front of me. Right in front of me. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it or about 30 cents. She was an earnest pleader. अर्नेस्ट प्लीडर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था लगन से अपनी पक्ष रखने वाली. अर्नेस्ट प्लीडर क्या बताया था? लगन से अपनी पक्ष रखने वाली. देयर वर टीयर्स इन हर आइज. देयर वर टीयर्स इन हर आइज. सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट. मैंने आपको देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो अर्नेस्ट प्लीडर की मैंने आपको मीनिंग बताई थी वो क्या बताई थी? लगन से अपनी पक्ष रखने वाली. और एग्रेसिव की आक्रामक बताई थी मैंने. उसके बाद जो वेंडर है आपका, वेंडर की मैंने आपको क्या बताई थी? वेंडर की मीनिंग आपको मैंने बताई थी विक्रेता. विक्रेता मीनिंग बताई थी. और उसके बाद जो आपका डिलीजेंट है, डिलीजेंट की मीनिंग मैंने आपको क्या बताई थी? डिलीजेंट की मीनिंग आपको बताई थी मेहनती या परिश्रमी. मेहनती या परिश्रमी. और उसके बाद देखिए प्लीडेड. प्लीडेड एक मीनिंग मैंने बताई थी आपको. प्लीडेड क्या मीनिंग बताई थी इसकी? प्लीडेड बताई थी मैंने वकालत की. वकालत की. उसके बाद आपकी जो मीनिंग थी कि बेग्ड. बेग्ड मैंने क्या बताई थी? विनती की. उसके बाद इन टोन, जैसे आपका दिया गया है कि इन टोन्स, तो टोन्स मीन्स आवाज. टोन्स मीन्स आवाज, ये तो आप भी जानते हैं. ठीक है. और यहाँ पर देखिए आपकी मीनिंग से ये रिंग लिखी है. कौन सी मीनिंग आपकी? रिंग. रिंग मीन्स क्या होता है? द्रवित. रिंग मीन्स आपका क्या होता है? द्रवित. द्रवित या विदित. तो ये आपको समझ में आ गया. उसके बाद चलिए अब इसका भी हम लोग रेफरेंस देखेंगे. क्या देखेंगे इसका? इसका देखेंगे रेफरेंस, उसके बाद कॉन्टेस्ट और उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन. चलिए इसको जरा मीनिंग को हम लोग मिटा देते हैं पहले. इसका रेफरेंस देखेंगे और इसका भी देखिए रेफरेंस इसका भी सेम. मैंने बोला ना कि रेफरेंस आपका सेम रहेगा. अगर आपका एक चैप्टर है तो उस चैप्टर का जो रेफरेंस रहेगा वो सदैव सेम रहेगा, क्योंकि ना चैप्टर का नाम बदल सकता है और ना ही राइटर का नाम. और रेफरेंस में चैप्टर और राइटर का नाम ही होता है. तो ये क्या होगा आपका? रेफरेंस होगा आपका वो एक. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस. W.C. डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया रेफरेंस. बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है. यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूँ इसका कॉन्टेस्ट. देखिए इसका कॉन्टेस्ट क्या है कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अबाउट द मोस्ट डिलीजेंट हार्ड वर्किंग एंड ब्यूटीफुल सेलर हु इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड. अब देखिए आपका यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, उसी को देखिए यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट आपको लिखना होता है वो सिर्फ 2 लाइनों में आपको लिखना होता है कि इन दीज लाइन्स इज, यानी कि इन लाइनों में राइटर आपको क्या बताना चाहता है. तो इन दीज लाइन द राइटर टेल्स अबाउट द मोस्ट डिलीजेंट हार्ड वर्किंग एंड ब्यूटीफुल सेलर. ठीक है. ब्यूटीफुल सेलर हु इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड. आपको ये लिख देना है यहाँ पर कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में राइटर क्या बताना चाहता है हमको? राइटर बताना चाहता है द मोस्ट डिलीजेंट. डिलीजेंट अभी मैंने आपको बताया परिश्रमी, मेहनती. ठीक है. एंड हार्ड वर्किंग और परिश्रमी, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत सेलर. सेलर जो थी हु इज़ ओनली 9 ईयर ओल्ड, जो केवल 9 साल की थी. ठीक है. तो ये आपको अर्थ इसका समझ में आ गया. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम आगे आते हैं. देखिए एक्सप्लेनेशन में अब हम लोग क्या लिखेंगे? जो हमने इसमें पैराग्राफ में पढ़ा या फिर इसका जो मतलब होगा उसी को थोड़ा बहुत उसमें अपना जोड़ के कि इसमें लेखक जो है वो क्या बताना चाह रहा है, फिर लेखक ने इसमें क्या बताया, इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया, उसी को एक्सप्लेन करना है. तो इस पैराग्राफ में यानी देखिए इन दिस पैसेज the author is talking about the most hard-working and aggressive seller who was requesting him to buy the basket earnestly. ठीक है. तो इसका क्या अर्थ होगा कि इस अंश में या इस पैसेज में, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द author is talking about the most hard-working and aggressive seller who was requesting him to buy the basket earnestly. ठीक है. इसका अर्थ क्या होगा कि इस पैसेज में लेखक सबसे अधिक मेहनती और आक्रामक, मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड एग्रेसिव, मेहनती और आक्रामक सेलर यानी विक्रेता
सेलर यानी विक्रेता के बारे में बात कर रहे हैं। हु वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय द बास्केट ऑनेस्टली, जो उसे आग्रहपूर्वक, ऑनेस्टली रिक्वेस्टिंग, ठीक है, हु वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय द बास्केट ऑनेस्टली, जो उसे आग्रहपूर्वक टोकरी खरीदने के लिए अनुरोध कर रही है। ऑनेस्टली, आग्रहपूर्वक, ऑनेस्टली आपका क्या होगा, आग्रह पूर्वक, जो उसे आग्रहपूर्वक टोकरी खरीदने के लिए अनुरोध कर रही थी, ठीक है। इन दिस पैसेज द ऑथर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट हार्डवर्किंग अग्रेसिव सेलर हु वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय द बास्केट ऑनेस्टली, ठीक है। इसका समझ में, उसके बाद आगे आते हैं इसमें से, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन देयर वाज अ गर्ल हु वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड एग्रेसिव सेलर। तो एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ठीक है, एमंग द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों में, रिफ्यूजी का होता है शरणार्थी, शरणार्थी बच्चों में एक लड़की थी जो सबसे मेहनती और आक्रामक विक्रेता थी। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर की लाइन का भी मतलब वही है और नीचे की लाइन का भी मतलब वही, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल के लिखा गया है यहाँ पर, जिससे कि इसका अर्थ, इसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में अगर आप वही चीज़ें लिख देंगे फिर सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देंगे तो वहाँ पर आपको कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसी को एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ाना, किसी एक लाइन को 2 लाइन बनाना। अब उसका 2 लाइन बनाने का ये मतलब नहीं कि आपने सेम लाइनें कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन में देखिए, अब यहाँ पर अर्थ, उस लाइन, पहली लाइन का अर्थ भी वही है, दूसरी लाइन का अर्थ भी वही है, बट जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि सी वाज ब्यूटीफुल एंड जस्ट 9 ईयर ओल्ड, सी वाज ब्यूटीफुल एंड जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, वह सुंदर थी और सिर्फ 9 साल की थी। उसके बाद आगे सी वाज ऑनेस्टली रिक्वेस्टिंग द ऑथर टू परचेज हर लवली बास्केट विच हैड अ हैंडल इन इट, वह सुंदर थी और सिर्फ 9 साल की थी, वह ईमानदारी से लेखक से अपनी प्यारी टोकरी खरीदने का अनुरोध कर रही थी। देखिए यहाँ पर ऊपर वाली लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इनमें अर्थ वही दिया गया है। इसका अगर आप तात्पर्य निकालेंगे, इसका आप अगर अर्थ निकालेंगे तो आपको सेम मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें से तो सेम है, लेकिन बेटा यही तो एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको सिर्फ एक लाइन में लिख दोगे, यहाँ पर एक लाइन में लिख के ख़त्म कर दोगे, देखो यहाँ पर भी टोकरी खरीदने की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पर भी टोकरी खरीदने की बात की गई है। इसको अलग तरीके से लिखा गया और इसको अलग तरीके से लिखा गया। बेटा यही एक्सप्लेनेशन होता है और ऐसे ही आप अगर करेंगे तभी आपको मार्क मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं एक लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, तो एक्सप्लेनेशन कभी एक लाइन का नहीं होता है, उसको बड़ा लिखना ही पड़ता है, ठीक है। देखो उसके बाद आगे देखते हैं, सी वांटेड टू सेल इट फॉर 30 सेंट्स, सी वांटेड टू सेल इट फॉर 30 सेंट्स। 30 सेंट्स का क्या मतलब हमने बताया था, 30 सेंट। वह इसे 30 सेंट में बेचना चाहती थी। आगे क्या लिखा है आपका, आगे लिखा है आपका सिंस द ऑथर हैड ऑलरेडी परचेज्ड मैनी आर्टिकल्स, आर्टिकल में सामान मैंने बहुत सी चीज़ें उसने खरीद रखी थी। सिंस द ऑथर हैड ऑलरेडी परचेज्ड मैनी आर्टिकल्स, चूँकि लेखक ने पहले ही कई चीज़ें खरीद ली थी, ठीक है, कई चीज़ें उसने खरीद रखी थी। ही वॉज अनेबल टू बाई मोर, वह और अधिक खरीदने के लिए एबल नहीं था, मतलब वह असमर्थ था और चीज़ें खरीद पाने में, ठीक है, वो एबल नहीं था, योग्य नहीं था। योग्य का मतलब है कि वो अनेबल यानी असमर्थ था वो, ठीक है, वो असमर्थ था और चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि उसके हाथ भरे हुए थे, तो फिर वो कैसे और चीज़ें कहाँ पकड़ता वो, ठीक है। आगे देखते, देयरफॉर द गर्ल हैड टीयर्स इन हर आइज एंड शी वाज प्लीडिंग इन अ वे दैट वुड स्क्वीज एनीवन्स हर्ट। Therefore the girl had tears in her eyes and she was pleading in a way that would squeeze anyone's heart। इसका क्या मतलब, इसलिए लड़की की आंखों में आंसू थे और वह इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी कि किसी का भी दिल डूब जाए। She was pleading in a way, और वह इस तरह से गिड़गिड़ा रही थी कि किसी का भी दिल डूब जाए। दिल डूब जाए कि मतलब किसी का भी हर्ट नहीं, रिंग एनी हर्ट, मैंने बताया था आपको, ठीक, तो किसी का भी दिल डूब जाए यानी कि बहुत ही मतलब किसी के भी दिल में उसको उसके प्रति दया आ जाए, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं और अपने थर्ड एक्सप्लेनेशन में पहुंचते हैं। आपका थर्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका थर्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आई रियलाइज्ड एट वंस, लास्ट में आपका दिया है दैट नाइट। इसका पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ये क्या लिखा गया, ठीक है। तो ये लिखा गया आपको कि आई रियलाइज्ड at once what offense I had given. This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation
raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपकी एक मीनिंग क्या दी गई है कि ये सबसे पहले आपकी जो मीनिंग दी गई है ये आपकी रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड मीन्स क्या होता है कि समझ गया। ठीक है, रियलाइज मीन्स क्या होता है आपका समझ गया। मीनिंग भी आप लोग याद रखना, मीनिंग याद रखने से आपको सही रहेगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा कि आपको मीनिंग भाई आपका अगर आपको मीनिंग याद रहेगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया होगा जैसे ऑफेंस। ऑफेंस की मीनिंग क्या होगी? ऑफेंस की मीनिंग होती है अपराध। ऑफेंस की मीनिंग क्या होती है? ऑफेंस की मीनिंग होती है अपराध। उसके बाद जैसे आपकी ये RAGS रैक्स, जैसे क्या मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था चिथड़े, फटे हुए एकदम पूरी तरह से फटे, उसी को क्या कहते हैं? चिथड़े। उसके बाद आपकी मीनिंग आती है स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी भूखमरी। स्टारवेशन यानी भूखमरी। उसके बाद आपका आता है रेज्ड। मैं आपको ये मीनिंग बता चुका हूँ लेकिन ये फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जिससे आप इनको भूलो नहीं। रेज्ड मीन्स क्या होता है? उठाई। उसके बाद प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है? गरिमा। उसके बाद आपकी मीनिंग आती है जैसे ग्रेसियसनेस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ग्रेसियसनेस। ग्रेसियसनेस क्या होती है? शान। ग्रेसियसनेस आपकी शान। उसके बाद आगे आपकी क्या मीनिंग आएगी? जैसे देखिए आपकी मीनिंग यहाँ पर लिखी होगी जैसे आपकी वाइप्ड। वाइप्ड, वाइप्ड क्या मीनिंग होगी? पोंछी, आंखें पोंछी थी ना उसने, वाइप्ड पोंछी होगी। उसके बाद हेडेड, ADED, हेडेड यानी के तरफ। हेडेड यानी के तरफ। ठीक है, तो ये आपकी मीनिंग हो गई। अब ये मीनिंग आपकी हो गई। उसके बाद मैं आपको इसी जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ये आपका दैट नाइट, ये दैट नाइट नहीं, यहाँ पर ये आपका बैक टू मी तक पैराग्राफ आपका दिया गया है। ठीक है, बैक टू मी तक आपको पैराग्राफ दिया गया है, दैट नाइट तक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस से, देखिए मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ परंतु उसके बदले धन का उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कोई अपराध कर दिया। इस 9 वर्ष की बच्ची ने जो फटे कपड़े पहने थी और भूखमरी के कगार पर थी, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना सर ऊपर उठाया, टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री जैसे सम्मान और गौरव के साथ धन मुझे लौटा दिया। मीनिंग मैंने आपको बताई, अर्थ भी आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद आते हैं इसके रेफरेंस पर। ठीक है, इसके रेफरेंस पर आते हैं कि इसका रेफरेंस क्या होगा। देखिए इसका रेफरेंस वही होगा जो पिछले पैराग्राफ का रेफरेंस। देखिए एक चैप्टर का एक ही रेफरेंस होता है। मैंने आपको बार बार वही चीज़ें बताई हैं कि एक चैप्टर का रेफरेंस सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि बार बार ना चैप्टर का नाम बदल सकता है ना आपके राइटर का नाम। जो चैप्टर है वही चैप्टर रहेगा, जो राइटर है वही राइटर रहेगा आपका। ठीक है, इसे मैं ज़रा मिटा लेता हूँ। और ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये पैराग्राफ जो आपका दिया गया है ये दैट नाइट वाला, ये बैक टू मी तक पैराग्राफ सिर्फ आपका दिया गया है छोटा सा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस आपको वही दिया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। WC डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अब उसके बाद आते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट पर। कॉन्टेक्स्ट आपका क्या दिया गया है कि इन द above lines the writer tells about the reaction of the little beautiful girl when he gave her cents as a gift। तो देखिए इस पैराग्राफ में मैंने जो स्टोरी अभी आपको सुनाई, अभी आपको इसका मैंने अर्थ बताया, उसमें क्या था कि मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ परंतु उसके बदले धन का उपहार दे रहा हूँ। तो इस इन द एबव लाइन्स, ऊपर की लाइनों में द राइटर टेल्स अबाउट द रिएक्शन, द राइटर बता रहा है अबाउट द रिएक्शन के बारे में कि क्या रिएक्शन किया उस छोटी सुंदर लड़की ने, क्या रिएक्शन किया। व्हेन ही गेव हर सेंट्स एज अ गिफ्ट, जब उसने लड़की को जो सेंट्स हैं, जो 30 सेंट्स है, वो गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में देने चाहें। तो इस बारे में लेखक आपको बता रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, देखिए इन दिस पैसेज
पहले मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसकी मीनिंग और इसका अर्थ भी आपको मैं बता दूंगा। इन दिस पैसेज, यहाँ से पढ़ते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब दैट सी वाज अ 9-year गर्ल, सी वाज वेरी पुअर बट सी डिड नॉट लाइक मनी इन चैरिटी। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको क्या लिखना है कि जो पैराग्राफ से आपको मिलता जुलता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी एक लाइन को एक लाइन में ही लिख देना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, एक लाइन को 2 लाइन में बना के लिखना ही आपका एक्सप्लेनेशन होता है। तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से लिखेंगे इसको। इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स दैट सी वाज अ 9-year गर्ल, सॉरी ओल्ड नहीं, 9-year गर्ल। इस पैसेज में लेखक बताता है कि वह 9 साल की लड़की थी। इस पैसेज में लेखक बताता है कि वह 9 साल की लड़की थी। सी वॉज वेरी पुअर बट सी डिड नॉट लाइक मनी इन चैरिटी। वह बहुत गरीब थी लेकिन उसे दान में पैसा पसंद नहीं। चैरिटी मीन्स दान। वह बहुत गरीब थी लेकिन उसे दान में पैसा पसंद नहीं है। उसके बाद हम लिख देते हैं कि उसके कपड़े कैसे, मतलब उस लड़की के बारे में लिखना है। ये समझिए आप इसको पैराग्राफ में जो लड़की के बारे में बताएगा तो उसी लड़की के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। हर क्लोथ्स वर वर्न आउट, हर क्लोथ्स वर वर्न आउट यानी फटे थे, हर क्लोथ्स वर वर्न आउट बट सी वाज नॉट अ बिगर, सी वाज नॉट अ, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेस है आपका, ये सी वाज नॉट अ बिगर, हर क्लोथ्स वर वर्न आउट बट सी वाज नॉट अ बिगर। उसके कपड़े खराब हो गए थे लेकिन वह भिखारी नहीं थी। उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े फटे थे, खराब हो गए थे लेकिन वो भिखारी नहीं थी। सी वांटेड मनी ओनली ऑन सेलिंग हर बास्केट टू द राइटर। इसका क्या मतलब होगा? उसे अपनी टोकरी बेचने के लिए पैसे ही चाहिए थे, ठीक है। उसे सिर्फ अपनी टोकरी बेचने के बदले में, यानी अपनी टोकरी के बदले में ही राइटर से पैसे चाहिए थी, वो भीख नहीं लेना चाहती थी। आई बात आपकी समझ में कि यहाँ पर क्या मतलब उसका? इसका मतलब ये है कि वो भीख नहीं लेना चाहती थी, वो चैरिटी या दान नहीं लेना चाहती थी, वो सिर्फ अपनी टोकरी के बदले में जो उसने मेहनत की है वो अपनी टोकरी बेचने के बदले में ही पैसे लेना चाहती थी। सी लिफ्टेड हर फेस एंड रिटर्न द मनी। उसने अपना फेस हटा लिया, फिर उसने अपना चेहरा उठाया और लेखक के पैसे वापस कर दिए। लिफ्टेड हर फेस एंड रिटर्न द मनी टू द राइटर, और लेखक को पैसे वापस कर दिए। एट दैट मोमेंट सी बिहेव्ड लाइक अ प्राउड एंड ग्रेसफुल लेडी। सुंदर महिला, सुंदर ग्रेसफुल यानी प्राउड यानी गर्व से, ग्रेसफुल लेडी सुंदर लेडी, ठीक। बिहेव्ड लाइक अ प्राउड एंड ग्रेसफुल लेडी दो सी वाज अ पुअर स्टारविंग गर्ल। हालांकि वह एक गरीब भूखी लड़की थी, स्टारविंग भूखी लड़की थी, ही वाज अ पुअर, सी वाज अ पुअर स्टारविंग गर्ल। हालांकि वो एक गरीब भूखी लड़की थी, वह एक गरीब भूखी लड़की थी, किंतु उसने जब उसने पैसे वापस किए, जब उसने राइटर को पैसे वापस किए तो उस समय वो उसका जो चेहरा था वो देखने लायक था। वो एक गर्व और सुंदर महिला की तरह व्यवहार कर रही थी, जबकि वो थी क्या, 9 साल की सिर्फ छोटी सी बच्ची, ठीक है। चलिए इसका अर्थ आपको समझ में आ गया हो कि आपको पैसेज कैसे लिखना है। चलिए उसके बाद अब अगले पैसेज पे आते हैं, आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट और इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। आपका अगला पैसेज है, अगला पैसेज आपका दिया गया है, एट वन स्टेशन देयर डिज़ायर। सबसे पहले मैं आपको जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड एज सून एज आई एलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन gathered around me. They were selling basket, hand woven reed basket with simple designs and patterns. They held the baskets high. उन्होंने जो टोकरियाँ थी उनको ऊंचा पकड़ रखा था। Shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. इसमें क्या कहता है? देखिए सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि एट वन स्टेशन ऑफ माई रूटीन। रूटीन मीन्स सिलसिला। रूटीन मीन्स क्या होगा आपका? रूटीन मीन्स सिलसिला, वही जो इसके सिलसिले मुलाकातों के जो चल रहे थे वही सिलसिला ये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आपकी मीनिंग आती है इंटरप्टेड। इंटरप्टेड INTERRUPTED, इंटरप्टेड यानी बाधित हुआ। सिलसिले मुलाकातों के छूट गए भाई उसके, इंटरप्टेड यानी बाधित हुआ। उसके बाद एज सून एज यानी कि जैसे, ज्यों ही। एज सून एज यानी कि ज्यों ही, ठीक है। उसके बाद एलाइटेड, LIGHTED, एलाइटेड मीन्स उतरा, एलाइटेड मीन्स उतरा। उसके बाद गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स आपका इकट्ठा हो गए, ठीक है। और आपकी जो मीनिंग आगे जैसे आपकी ये दी गई कि हैंड वोवन
या फिर रीड, रीड मीन्स आपका कच्चा, रीड मीन्स कच्चा। और जैसे देखिए आप डिजाइन्स हो गया, आकार प्रकार, ठीक है, डिजाइन आप समझ गए, पैटर्न्स हो गया। उसके बाद आपकी मीनिंग जैसे आती है अनमिस्टेकेबली यानी साफ साफ, ठीक है, साफ साफ हो गया, तो ये आपकी मीनिंग हो गई। अब चलिए उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ कि इस पैराग्राफ का अर्थ क्या होगा। और अर्थ के बाद फिर हम लोग उसी तरह से इसका रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं 4-4 बार आपको 5-5 बार आपको बता रहा हूँ रेफरेंस, तो अब तक आपको इसका रेफरेंस याद हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन चलिए फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हुआ तो बाद में याद हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर लिखेंगे रेफरेंस को तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। आपको ये रेफरेंस कम से कम 2 बार लिखना चाहिए। अगर 2 बार आप इसको लिखेंगे, आज 2 बार लिखेंगे, कल 2 बार लिखेंगे, है ना, अगर 2-3 दिन तक आप इसको 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको रेफरेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जब देखिए सेम रेफरेंस है तो फिर आपको इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हर लेसन में ऐसे यही रेफरेंस चलेगा, सिर्फ लेसन का नाम और उसके जो राइटर है उसका नाम यहाँ पर बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग इसका क्या समझेंगे, इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। एट वन स्टेशन, उसके बाद आगे का देखते, देखो जैसे एट वन स्टेशन के बाद इसका अर्थ पूरा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मीनिंग मैंने आपको बताई दी, उसके बाद अर्थ बता देता हूँ। लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला एक स्टेशन पर टूट गया। जैसे ही मैं डिब्बे से नीचे उतरा, बच्चों की एक टोली मेरे चारों ओर एकत्रित हो गई। वो टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बुनी सरकंडे की टोकरियां जिन पर सादी डिजाइनें बनी हुई थी। वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे और जोर से ऐसे बोल रहे थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था, किंतु उनके शब्द उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे थे। हालांकि जब लेखक को अगर हिंदी नहीं आती, लेखक को हिंदी नहीं आती थी, तो वो हिंदी समझ नहीं सकता था। इस वजह से वो जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते थे उन्हीं से वो बातचीत करता था। लेकिन अब वहाँ पर बच्चे हैं, वो हिंदी में अब वो कुछ कह रहे थे, वो टोकरियों को बेचने के लिए कुछ मुख से अपने बोल रहे थे, अपने मुँह से कुछ बोल रहे थे, लेकिन लेखक उसको समझ नहीं पा रहा था, बस वो इशारों से समझ पा रहा था। उनकी जो भाषा शैली थी बताने की, हाथों के इशारों की, उस तरीके से वो समझ पा रहा था कि उनकी क्या इच्छा शक्ति हो सकती है, उनकी क्या इच्छा है, वो उसको स्पष्ट रूप से लेखक को समझ में आ रही थी। तो देखिए हर बार की तरह इसका सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं। इसका रेफरेंस क्या होगा, यहाँ पर रेफरेंस होगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। W.C. डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। रेफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 4 बार बता दिया, इसमें से सिर्फ 2 लाइनें तो आपको याद होनी ही चाहिए। सिर्फ इसमें आपको लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम बदलना है, उसमें सिर्फ 2 लाइनें याद करनी है, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं इसका कॉन्टेस्ट क्या होगा। तो इसका कॉन्टेस्ट देखिए, पैराग्राफ के हिसाब से जो इसका कॉन्टेस्ट दिया गया होगा वो इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अबाउट द सिचुएशन ऑफ एवरी रेलवे स्टेशन वेयर ही स्टेप्ड डाउन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक्ड देयर। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर क्या बताता है, द राइटर बताता है सिचुएशन ऑफ एवरी रेलवे स्टेशन, प्रत्येक रेलवे स्टेशन की सिचुएशन के बारे में बताता है, स्थिति के बारे में बताता है। वेयर स्टेप डाउन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक देयर, जहाँ वो प्लेटफॉर्म पे उतरता है और वहीं टहलता है, प्लेटफॉर्म पे उतरता है वहीं टहलता है, वो वहीं की स्थिति यहाँ पर इन लाइनों में लेखक बता रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं भाई। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या लिखा हुआ है, तो वो पैराग्राफ से मिलता जुलता ही एक्सप्लेनेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब आप 4-5 एक्सप्लेनेशन 10 एक्सप्लेनेशन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक्सप्लेनेशन करने का आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, इन दिस पैसेज एज सुन एज ही गॉट डाउन एट स्टेशन, इस मार्ग में जैसे ही वह एक स्टेशन पर उतरा, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, इस पैसेज में लेखक के बारे में बात की जा रही है। इस मार्ग में जैसे ही, इन दिस पैसेज एज सुन एज ही गॉट डाउन एट स्टेशन, गॉट डाउन एट स्टेशन, जैसे वो एक स्टेशन पर उतरा। उसके बाद क्या लिखा कि हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज डिस्टर्ब बाय सम यंग चिल्ड्रन, जो उसका लोगों से बात करने की उसकी दिनचर्या या फिर जो लोगों से बात करने की जो दिनचर्या थी उसकी, वो डिस्टर्ब हो गई, यानी कि रुक गई। किसके द्वारा, जो कुछ छोटे बच्चे जो उसको परेशान कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, उसके द्वारा जो उसका रूटीन था टॉकिंग यानी कि बातचीत करने का लोगों से, वो बाधित हो गया। उसके बाद दे ऑल गेदर्ड, वो इकट्ठे हो गए, दे ऑल गेदर्ड अराउंड हिम, वो लेखक के चारों ओर इकट्ठे हो गए। उसके बाद दे वर सेलिंग हैंड ऑन बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न। देखिए यही यहाँ पर अभी मैंने आपको जो अर्थ बताया और जो पैराग्राफ बताया, ये पैराग्राफ में यही लाइनें लिखी हुई हैं। सॉरी, एक मिनट, हाँ देखिए, दे ऑल गैदर्ड अराउंड हिम, दे वर सेलिंग हैंड ऑन बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स
यही लाइन आपकी पैराग्राफ में लिखी हुई है, जो अभी मैंने पैराग्राफ आपको बताया और उसका अर्थ बताया वो यही लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि वे सभी उसके आसपास इकट्ठे हो गए, यानी लेखक के आसपास इकट्ठे हो गए। वे साधारण डिजाइन और पैटर्न के साथ हाथ से बनी टोकरियाँ बेच रहे थे, हाथ से बनी टोकरियाँ बेच रहे थे। दे ऑल वर होल्डिंग बास्केट्स हाई एंड साउटिंग वर्ड्स टू सेल देयर बास्केट। वो टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे, यानी ऊंचा उठाए हुए थे और चिल्ला रहे थे। क्या करने के लिए? अपनी टोकरियों को बेचने के लिए। अपनी टोकरियों को बेचने के लिए क्या कर रहे थे? वो चिल्ला रहे थे। द ऑथर डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बट ही श्योरली अंडरस्टूड एनी फेल्ट देयर डिजायर। जो लेखक है वो उनकी भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, लेखक उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, किंतु लेखक को ये जरूर समझ में आ रहा था कि उनकी क्या इच्छा है, या फिर क्या इच्छा है उनकी, वो क्या चाहते हैं, ये लेखक को समझ में आ रहा था। देखिए अभी यहाँ पर मैंने आपको जो पैराग्राफ बताया तो सेम पैराग्राफ वही है यहाँ नीचे, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज बदली हुई है और थोड़ा सा यहाँ पर उसका अर्थ बदला हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन करने इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता। बच्चे कहते हैं कि नहीं सर बहुत कठिन है, हम कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ट्राई करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपको आराम से लिखने में आ जाएगा, आप आराम से लिख लोगे इसको, कोई एक कठिन बात नहीं। बस रेफरेंस को आपको याद करना है और आपको जो चैप्टर नेम और उनके राइटर नेम है उनको याद करना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इसको पीडीएफ अगर आप ले लेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। अब ऐसे वीडियो आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा, इसे एक बार आपने देखी, इसकी हिंदी समझ ली, इसका अर्थ समझ लिया, सारी चीज़ समझिए, उसके बाद टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लीजिए। बिकम्स टॉपर सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो आपकी क्लासें होती हैं, उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पर मेरे से जुड़ सकते हैं और मुझे अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई आपका सुझाव है, कोई आपकी एडवाइस है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे सीधे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, या फिर जिस भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, ये जो समस्या आपको आ रही है उसके बारे में आप हमको बताएं, आपको अवश्य समाधान उसका किया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें बुरी लग रही हैं, या फिर किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए जिससे आपको समझ में आए, फिर कौन सी मीनिंग आपको नहीं समझ में आती, या कौन सा तरीका आपको समझ में नहीं आता। वो सारी चीज़ें आप हमको बताइए ताकि हम इस चीज़ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकें और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आपका आज ये पैराग्राफ आपके हो गए। कल मैं आपके क्वेश्चन शुरू करूँगा, 2 दिन में शायद आपके मैं क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ख़त्म कर दूंगा, और ये आपका ऐसे ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा 2-3 दिनों में। उसके बाद हम आपकी पोएट्री शुरू करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं पसंद आए तो इसको ज़रूर डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ रोज़ मिलते रहें। ऐसे आपको अगर आप भूल गए कि कौन सा चैनल से मैं पढ़ रहा था या फिर मैं पढ़ रही थी, तो आपको याद नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद कल, तब तक के लिए नमस्कार।